नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने मनोहर पारिकर। कांग्रेस ने बताया संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट का 16 मार्च को शक्ति परीक्षण का आदेश। मणिपुर में एन बीरेन सिंह का शपथ ग्रहण कल। बीजेपी को मिला एनपीएफ और एनपीपी का समर्थन। कांग्रेस ने राज्यपाल की भूमिका पर उठाए सवाल। पंजाब में सरकार की रूपरेखा को लेकर राहुल गांधी से मिले अमरिंदर सिंह। ईवीएम में गड़बड़ी से आम आदमी पार्टी के आरोपों को नकारा। 16 मार्च को शपथ ग्रहण। एनिमी प्रॉपर्टी बिल को संसद की मंजूरी। राज्यसभा के संशोधनों पर लोकसभा की मोहर। शत्रु संपत्ति पर उत्तराधिकारियों का कोई अधिकार नहीं। और थोक महंगाई 39 महीने के उच्चतम स्तर पर। जनवरी के मुकाबले फरवरी में 1.20% की बढ़ोतरी। पहली बार 9,000 से ऊपर बंद हुआ निफ्टी। अब पहली खबर। संसद से आज शत्रु संपत्ति संशोधन विधेयक या एनिमी प्रॉपर्टी बिल 2016 को मंजूरी मिल गई। इस विधेयक के जरिए ऐसी संपत्तियों के संरक्षक यानी कि भारत सरकार को संपत्तियों का मालिकाना हक मिल जाएगा। राज्यसभा से ये विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। लोकसभा से मंगलवार को 1968 के शत्रु संपत्ति विधेयक के संशोधन से जुड़ा विधेयक पारित हो गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक में संशोधन से देश को 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के नुकसान से बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक के आने से शत्रु संपत्ति के उत्तराधिकार के अलावा भारत के नागरिकों के तमाम अधिकार सुरक्षित रहेंगे। किसी भी भारत के नागरिक का कोई हक इसमें नहीं छीना जा रहा है। ये पूरी तरह से इस संबंध में क्लैरिटी होनी चाहिए। किसी को इस संबंध में संदेह नहीं करना चाहिए। यह सारी प्रॉपर्टी एनिमी और एनिमी के हेयर्स माने एनिमी के जो उत्तराधिकारी हैं उनकी थी। अब भारत सरकार की वह कस्टडी में है। कोई अन्य तो इसका मालिक नहीं हो सकता है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम को लागू किया गया था। इसके मुताबिक जो लोग बंटवारे या 1962 भारत चीन, 1965 और 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान चीन या पाकिस्तान चले गए, उनकी सारी अचल संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई। नए संशोधित विधेयक में विरासत से मिली ऐसी संपत्तियों पर से भारतीय नागरिकों का मालिकाना हक भी खत्म हो गया है। चर्चा के दौरान कई दलों के सांसदों ने विधेयक को लेकर अपने अपने विचार रखे। ये भी सही है कि हिंदुस्तान के बहुत सारे मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो डरते, उसका शंका है कि ये सारे अगर ये ऑर्डिनेंस हो जाएगी तो उसके जिंदगी में नस्तनाबूद होने वाला है, उसके जिंदगी में बड़ा आर्थिक हानि होने वाला है। एक तो रास्ता निकलना चाहिए कि कानून हाउस में पास करे और 5 बार ऑर्डिनेंस करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहिए। एक देश दूसरे देश को इस तरह से देश के नागरिक को शत्रु ये टर्म नहीं इस्तेमाल किया जाता है और हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। विधेयक में प्रावधान है कि शत्रु संपत्ति के कब्जे का कानूनी हक भारत सरकार के संरक्षक के पास होगा और ऐसी संपत्ति पर संरक्षकों का नियंत्रण बना रहेगा। साथ ही एक बार कस्टोडियन के अधिकार में जाने के बाद शत्रु संपत्ति पर उत्तराधिकारियों का कोई अधिकार नहीं होगा। राज्यसभा में 10 मार्च को इस विधेयक को संशोधनों के साथ मंजूरी मिली थी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। अवनीति चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। वो एनालिस्ट हैं पीआरएस में, और इस मुद्दे को हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कानून के बन जाने से क्या फर्क पड़ेगा। क्या वाकई सिर्फ पाकिस्तान और चीन के जो नागरिक हैं और उनकी जो जायदाद है सिर्फ उस पर फर्क पड़ने वाला है, या भारत में रह रहे जो उनके कानूनी एक तरह से उत्तराधिकारी थे, क्या उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। अवनीति चतुर्वेदी, पहले तो ये बताइए कि रेट्रोस्पेक्टिव मोड में जाकर ये लागू होता है, यानी कि 1968 के बाद से जो भी कोई
डेवलपमेंट हुआ वो भी इसमें काउंट नहीं होगा, बल्कि उस तक को यथास्थिति माना जाएगा 1968। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आखिर ये कानून सीधे तौर पर किसके ऊपर अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है? क्या सिर्फ ये पाकिस्तान और चीन के जो नागरिक हैं उनके जरिए जो मालिकाना हक प्रॉपर्टी पर था वो, या फिर जो कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी रहे हैं वो लोग जो भारत में रह गए, चीन नहीं गए, पाकिस्तान नहीं गए, उन पर भी असर होगा? इसके लिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगी इस कानून के। अगर आप देखें जो 1961-62 में चीन के साथ जो भारत का युद्ध हुआ था और उसके बाद 65 में और 71 में पाकिस्तान के साथ, उस समय केंद्र सरकार ने पाकिस्तान और चीन के जो नागरिक भारत में प्रॉपर्टी ओन कर रहे थे उनकी संपत्ति अपने खुद हासिल कर ली और उसको उन्होंने शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी का टैग दिया। एक कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का एक ऑफिस खड़ा किया गया जिसके अंदर इस प्रॉपर्टी को वेस्ट कर दिया गया। ये 68 में फिर एक कानून लाया गया एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के नाम से, जिसके तहत ये डिसाइड हुआ कि जो है शत्रु संपत्ति रेगुलेट कैसे होगी। उसके बाद से करीबन 2005-6 तक कई ऐसे केस थे जो कि न्यायालय, कोर्ट कचहरी में गए, क्योंकि लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि कस्टोडियन या सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या अधिकार होंगे इस प्रॉपर्टी पे, और जो शत्रु हैं, जो नागरिक हैं पाकिस्तान और चीन के, उनके क्या अधिकार होंगे। और तीसरा कि अगर कोई शत्रु ऐसा है जिसका कोई उत्तराधिकारी या लीगल एयर है जो कि इंडिया का सिटीजन है, तो क्या उसके अधिकार अलग होंगे या नहीं। 2005 में फिर एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो शत्रु हैं वो ओनर्स रहेंगे, उनके पास ही मालिकाना हक रहेगा, और इसीलिए जो लीगल एयर्स होंगे उनके पास ये हक ट्रांसफर हो जाएगा अगर शत्रु की मौत हो जाती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो कस्टोडियन का दफ्तर है उसके पास जो है ट्रस्टी का एक रोल रहेगा, वो प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकता है। 2010 में इस पोजीशन को, जो सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन थी, उसको रिवर्स करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया, और उसके बाद 2016 में भी ये 5 करीबन ऑर्डिनेंस आ चुके हैं, एक जिनमें से आज लैप्स होने वाला था। पहले यूपीए ने लाया और अब एनडीए तक बात आ गई है। जी हाँ, और अब जो है एक बिल भी फिर पार्लियामेंट में लाया गया, एंड उस बिल के तहत यही कोशिश थी कि जो है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो जो है उसके इम्प्लीकेशंस जो है नॉट रियलिटी में आ पाए। जो कुछ चीजें हो रही हैं इस बिल के तहत, पहली चीज तो ये कि जो एनिमी की डेफिनेशन है उसमें थोड़ा बदलाव आ रहा है। जैसे कि जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 68 का है वो ये कहता है कि पाकिस्तान और चीन के जो नागरिक हैं जो उस समय प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे थे, और पाकिस्तान और चीन देश एनिमीज हैं, कोई भी भारतीय सिटीजन जो है उसमें एनिमी नहीं कहलाया जा सकता था। अब ये ऑर्डिनेंस और बिल ये बोल रहा है कि अगर कोई लीगल एयर है जो शत्रु का लीगल एयर है मगर वो भारतीय सिटीजन है, तभी भी वो शत्रु के नाम से ही जाना जाएगा इस कानून के अंदर। पहला तो ये बदलाव आ गया। दूसरा बदलाव ये है कि यानी कि सीधे तौर पर जो लोग भारत में रह रहे हैं और जो वो जायदाद उन लोगों की थी जो उनके रिश्तेदार चले गए थे, जो उनका कानूनी वारिस हैं, उन लोगों की भी जायदाद पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा। यानी कि ये संपत्ति जो अब उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के पास थी वो भारत सरकार के पास चली जाएगी। जी हाँ, क्या मैं सही समझ रही हूँ? जी हाँ, अगर वो संपत्ति उनके पूर्वजों की थी जो कि चीन या पाकिस्तान के नागरिक थे, तो ये संपत्ति उनकी हाथों में आने की बजाय भारत सरकार इसको एनिमी प्रॉपर्टी, शत्रु संपत्ति के नाम से खुद ले सकती है कस्टोडियन। तो इसमें बड़ी तादाद में फर्क जो है उन लोगों पे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि चीन के ज्यादातर उत्तराधिकारी चीनी नागरिक हैं, वो भारत में इस समय नहीं रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद में काफी बड़ी तादाद में लोग अभी भी रहते हैं जो उनके लीगल एयर्स होंगे। जी हाँ, तो कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। सरकार ने कहा है कि करीबन 9000 ऐसी शत्रु संपत्तियां हैं जो कि पाकिस्तान के नागरिकों की होंगी, जो अब भारत सरकार ने आइडेंटिफाई की है 9000, और करीबन 150 ऐसी हैं जो चीन के नागरिकों की हैं। और अगर आप कुल मिला के देखें तो इन प्रॉपर्टीज का वैल्यू करीबन होगा 1 लाख करोड़ के आसपास। 1 लाख करोड़, जिसमें बड़ी तादाद में ये भी बताया जा रहा है कि लखनऊ और हैदराबाद के इलाकों में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, जो प्राइम प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं उसमें। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल एक्चुअली यहाँ पे दिखा रहा है कि जिसमें काफी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि शत्रु संपत्ति है। वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया। तो लेकिन इसमें हमने देखा संसद में कई जो संसद सदस्य थे वो इस बात पर आपत्ति जाहिर कर रहे थे। शत्रु नाम से पहले उनको आपत्ति थी, और दूसरी बड़ी बात ये भारत का नागरिक जो है वो भी अब उसी कैटेगरी में लाया जाएगा। जी हाँ, तो ये दूसरा जो की मुद्दा है इस बिल का वो ये है कि 68 के एक्ट के अंदर जो वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी थी केंद्र सरकार या कस्टोडियन के अंदर, वो तब तक थी जबकि
आदमी शत्रु के नाम से जाना जाएगा। अब ये जो ऑर्डिनेंस और ये बिल जो आज पारित हुआ है वो ये भी बोलता है कि अगर शत्रु की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी भी यही माना जाएगा। वो भी ये बड़ा बदलाव है जिसको काफी विवादित भी माना जा रहा था और शायद इसीलिए इतने सालों से ये बिल लटका हुआ भी था जो अब ऑर्डिनेंस के तौर पर पास हुआ है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अवनीति आपका। मैं जानती हूँ इस बारे में आप और ज्यादा तफसील से बताना चाहती हैं लेकिन समय मेरे पास समाप्त हो गया है, तो फिलहाल अभी एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल। गोवा में आज मनोहर पर्रिकर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। बीजेपी के 2 और मंत्री बने हैं। इसके अलावा गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायक और 2 निर्दलियों को मंत्री बनाया गया है। पर्रिकर चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। फिलहाल वो विधानसभा के सदस्य नहीं है और उन्हें 6 महीने के अंदर विधायक बनना होगा। पर्रिकर ने 16 मार्च को बहुमत साबित करने का भरोसा जताया था। Election Commission, according to my information, has issued a notification, and day after tomorrow, first vote has to be given. After vote is given, as per the direction of Supreme Court, we will prove the majority first. गोवा विधानसभा में 16 मार्च को बहुमत परीक्षण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये आदेश दिया। कोर्ट ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को न्योता देने के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आज ये आदेश दिया। कोर्ट ने कांग्रेस से पूछा कि उसने सरकार गठन के लिए पहले दावा पेश क्यों नहीं किया। गोवा में सरकार गठन को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मनोहर पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन 16 मार्च को विधानसभा में बहुमत परीक्षण करने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने पर्रिकर को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। 16 तारीख 11 बजे को हाउस बुलाई जाएगी। गवर्नर से रिक्वेस्ट किया गया है कि 11 बजे तक आए और उसी दिन फ्लोर टेस्ट दिन के दौरान समापन उसका हो। कांग्रेस की याचिका पर कोर्ट का फैसला आया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांग्रेस से कई सवाल भी पूछे। कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस समर्थक विधायकों के हलफनामे पेश करने में नाकाम क्यों रही। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उसने सरकार बनाने का दावा पहले पेश क्यों नहीं किया। शीर्ष अदालत ने शपथ ग्रहण से पहले बहुमत परीक्षण की याचिका भी खारिज कर दी। जिस प्रकार से राज्यपाल ने एक लंबा समय काल दिया था बनाने का बहुमत, वो गलत था और उच्चतम न्यायालय ने इसमें इंटरफेयर किया है। जहां तक स्वेरिंग इन की सवाल है, अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री 1.5-2 दिन तक बनना चाहता है, रहना चाहता है, तो वो बने। गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजे 11 मार्च को आए थे। 40 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस 17 विधायकों के साथ पहले नंबर पे है। बीजेपी ने 13 सीटें जीती हैं, जबकि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 3-3 सीटें मिली हैं। वहीं एनसीपी ने 1 और निर्दलीय ने 3 सीटें जीती हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उसे सरकार बनाने का न्योता नहीं मिलना असंवैधानिक है। रविंद्र शोराण, राज्यसभा टीवी। गोवा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी धन बल के इस्तेमाल पर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा से भी पार्टी ने वॉकआउट किया। उधर बीजेपी ने कहा कि नंबर पार्टी के पक्ष में है। कांग्रेस के सभी 17 विधायकों ने मंगलवार को राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात की। पार्टी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसे सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए। नेताओं ने राज्यपाल को बताया कि चुनाव के बाद बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है और उसे सरकार बनाने का न्योता देना जनादेश की अवमानना है। गवर्नर को बुलाना चाहिए था
कांग्रेस पार्टी को फर्स्ट प्रेफरेंस देके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के कारण, और नतीजे जनता के नतीजे वो बीजेपी के खिलाफ है। आप 4-5 लोगों को लेके, इंडिपेंडेंट लोगों को लेके अपनी अलायंस नहीं कह सकते हैं। दिस इज पोस्ट पोल अलायंस। आपको याद होगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भी यही किया था। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जब वो राष्ट्रपति थे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही बुलाया गया था। तो माननीय महामहिम को ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। गोवा का मामला लोकसभा में भी उठा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बहुमत नहीं होने के बावजूद बीजेपी गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, जो संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ है। स्पीकर ने कांग्रेस को प्रश्नकाल के दौरान ये मामला उठाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस के साथ एनसीपी और आरजेडी के सदस्यों ने वॉकआउट किया। It's not a question of soon enough. It's a question of how much money the BJP has thrown to steal the mandate of Manipur and Goa. That's the question. It's not how soon you went. It's with how much money they went. इस बीच बीजेपी ने गोवा के राज्यपाल के फैसले का बचाव किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मनोहर पर्रिकर की अगुवाई में बीजेपी ने 21 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। ऐसे में राज्यपाल 17 विधायकों वाली कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता कैसे दे सकती है? कांग्रेस पार्टी के 17 विधायकों ने तो न अपना नेता चुना और न ही अपना कोई दावा पेश किया। जिसका दावा नहीं है, नेता नहीं है, और सामने नेता भी है और एक बहुमत का दावा है, और बहुमत स्थापित हुआ पत्रों के माध्यम से और पर्सनल अपीयरेंस के माध्यम से। गोवा में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस से पहले बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा किया था। कांग्रेस का आरोप है कि 12 मार्च को पार्टी ने राज्यपाल से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन छुट्टी की बात कहकर उन्हें मुलाकात का समय नहीं मिला। प्रणब गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। एनपीएफ और एनपीपी की तरफ से समर्थन की पुष्टि के बाद राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। बीजेपी नेता एन बीरेन सिंह कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पूरे वाकये को कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस ने बीजेपी के साथ ही राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। मणिपुर में नगा पीपल्स फ्रंट ने बीजेपी को समर्थन देने की पुष्टि कर दी है। एनपीएफ के 4 विधायकों ने मंगलवार को राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला से मुलाकात कर बीजेपी को समर्थन की बात कही। इससे पहले नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी के 4 विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया। एनपीपी ने समर्थन से जुड़ी चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी। स्टेटमेंट द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आल्सो सेज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नर इज टू सी who has got majority, who will be working for the interest of the state and have the stability. Everything, all the documents, all the letters of support, all clarification has been given to Her Excellency the Governor. इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी के पूरे मुहिम पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी जोड़ तोड़ में जुटी है। मणिपुर के प्रभारी कांग्रेस नेता सीपी जोशी ने कहा कि राज्य में संवैधानिक परंपरा का पालन नहीं किया जा रहा। बीजेपी has not elected any leader when they went to governor house and they claim they have the majority, and unfortunately governor said that I am satisfied they have 32 MLAs. It is not the function of the governor, it is the function of the house. They decided that who is having majority or not. This is the constitutionally well prescribed पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस। कांग्रेस नेता इबोबी सिंह ने सोमवार को ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उधर बीजेपी पहले ही एन बीरेन सिंह को विधायक दल का नेता चुन चुकी है। दरअसल मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के खाते में 21 सीटें हैं। एनपीएफ और एनपीपी के समर्थन के साथ ही बीजेपी, एलजेपी, टीएमसी और निर्दलीय विधायकों के साथ आने का दावा कर रही है। क्षेत्रीय पार्टी नगा पीपल्स फ्रंट और नेशनल पीपल्स पार्टी के पास 4-4 विधायक हैं। एलजेपी, टीएमसी और निर्दलीय के खाते में भी 1-1 सीटें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज पंजाब में कैबिनेट की रूपरेखा पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से चर्चा की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सभी से बातचीत के बाद ही कैबिनेट में शामिल लोगों के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने पंजाब में ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ के
आम आदमी पार्टी के आरोपों का भी खंडन किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले मंगलवार को उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट की रूपरेखा पर बातचीत हुई। हालांकि बैठक के एजेंडे पर अमरिंदर सिंह ने कोई जानकारी नहीं दी। बीजेपी से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू की राज्य सरकार में भूमिका को लेकर भी अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है। Today was a courtesy call. अब हम इस पे सोचेंगे, my general secretary, myself, फिर हम लिस्ट बना के, then we will come whether it's for half a day, 1 day or 1 hour and see our leadership and get it. कांग्रेस पार्टी ने 2 साल से 1.5 साल से बहुत जबरदस्त काम किया, from the top to the bottom, from the leadership right down to the junior most NSUI boy. सबने अपना काम किया। अमरिंदर सिंह ने पंजाब में ईवीएम में गड़बड़ी के आम आदमी पार्टी के आरोपों का भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हार से बौखलाकर ये आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी was no threat. आम आदमी पार्टी used their social media very effectively and एक हाइप बना लिया था, वो हाइप टूट गया। तो हारता है कोई तो बहाना बनाता ही है। इससे पहले रविवार को अमरिंदर सिंह को औपचारिक तौर पर विधायक दल का नेता चुना गया था। इसके बाद उन्होंने पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। अमरिंदर दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो 2002 से 2007 तक भी पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। शनिवार को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। इसके साथ ही पंजाब में 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता वापसी का रास्ता साफ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली नगर निगम का चुनाव 22 अप्रैल को होगा। राज्य चुनाव आयोग ने राज्य का ऐलान भी कर दिया। मतगणना 25 अप्रैल को होगी। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव की अधिसूचना 27 मार्च को जारी होगी। 3 अप्रैल तक नामांकन भरा जा सकेगा। 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दिल्ली में 3 नगर निगम हैं। इनके नाम उत्तर दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दक्षिण दिल्ली नगर निगम हैं। तीनों एमसीडी मिलाकर 272 सीटें हैं। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैलेट पेपर से एमसीडी चुनाव कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि कई और दलों ने भी इसकी मांग की है। बीजेपी ने इस मामले पर आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। हालांकि दिल्ली राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने साफ किया कि ईवीएम के जरिए ही वोट डाले जाएंगे। ईवीएम पर बीएसपी प्रमुख मायावती के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बैलेट पेपर से एमसीडी चुनाव कराने को लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में ईवीएम पर सवाल उठाए। दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव बैलेट से कराया जाए, इसकी डिमांड कांग्रेस पार्टी ने की है, सीपीआई ने की है, सीपीएम ने की है, आरजेडी ने की है, जेडीयू ने की है, एनसीपी ने की है, आम आदमी पार्टी ने की है। तो आज इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्य सचिव को कहा है कि इसका एक प्रस्ताव बनाकर आगे भेजा जाए और दिल्ली के चुनाव नगर निगम के बैलेट पेपर से कराए जाए। ईवीएम के ऊपर चूंकि उसकी विश्वसनीयता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आगे का इलेक्शन, हमारा खास तौर पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस हमारे बैलेट पेपर्स पे होने चाहिए, ताकि किसी को भी इस लोकतंत्र की प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह किसी के या शक किसी के दिमाग में ना हो। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ईवीएम को लेकर आम आदमी पार्टी के आरोपों का कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल जी को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र पे भरोसा करें, और अगर आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, बैलेट पे भरोसा है, तो जिस ईवीएम के तहत आप 67 सीट पाए हैं, कल घोषणा करिए और हम उस पे चुनाव लड़ लेते हैं। आम आदमी पार्टी से पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नतीजों के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में मौजूदा पार्षदों को टिकट नहीं देने का फैसला किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आज इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी पुराने चेहरों की जगह युवा उम्मीदवारों को तरजीह देगी। बीजेपी 15 साल से एमसीडी में सत्ता में है। तीनों नगर निगमों में कुल 272 सीटें हैं। इनमें बीजेपी के 153 पार्षद हैं। दिल्ली के जेएनयू में पीएचडी के छात्र मुथु कृष्णन ने सोमवार फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तमिलनाडु के सलेम जिले के रहने वाले मुथु कृष्णन का शव उनके एक दोस्त के घर पंखे से लटकता मिला। तमिलनाडु का ये छात्र रोहित वेमुला को इंसाफ दिलाने की मुहिम से भी जुड़ा था। मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक वो पिछले कुछ समय से परेशान था।
मुथुकृष्णन के दोस्तों ने फेसबुक पर उसकी तरफ से 10 मार्च को फेसबुक पर किए गए एक पोस्ट को शेयर किया है। पोस्ट में मुथुकृष्णन ने असमानता की बात कही थी। मुथुकृष्णन के परिजनों में मामले की जांच की मांग की है। सुसाइड का क्या रीजंस है वो एज सच आर नॉट नोन टू अस। इट कैन बी फैमिली इशू, इट कैन बी पर्सनल इशू, इट कैन बी हिज इशू ऑफ हिज एकेडमिक लाइफ, वो सारी बातें हैं। एज एन प्रिकॉशनरी मेजर में एक तो हम मेडिकल बोर्ड के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनका जो पोस्टमार्टम हो वो एक मेडिकल बोर्ड करे, उसका पूरा वीडियोग्राफी हो। इनके जो दोनों रूम्स का जहां प्लेस ऑफ इंसिडेंट प्लस जो इनका जेएनयू का जो इनका हॉस्टल था, दोनों को हम सीएफएसएल से थरली रीचेक कराएंगे। थोक कीमतों पर आधारित महंगाई दर फरवरी महीने में बढ़कर 39 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। जनवरी के मुकाबले फरवरी के थोक महंगाई दर में 1.20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। फरवरी में थोक महंगाई दर 6.55% के स्तर पर पहुंच गई, जबकि जनवरी में थोक महंगाई दर 5.25% के स्तर पर रही। खाद्य सामग्री और कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ। फरवरी के दौरान खाद्य सामग्री की कीमतों में महंगाई 2.69% बढ़ी है, जबकि जनवरी में खाद्य कीमतों में 0.56% की गिरावट दर्ज हुई थी। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में इस दौरान 21.02% का इजाफा दर्ज किया गया। पेट्रोल की थोक महंगाई जनवरी के 15.66% के आंकड़े से बढ़कर फरवरी के दौरान 16.72% दर्ज हुई। खुदरा महंगाई दर में भी फरवरी में इजाफा दर्ज किया गया। इस दौरान खुदरा महंगाई दर 3.65% रही, जबकि जनवरी में ये आंकड़ा 3.17% था। शेयर बाजार में आज तेजी का रुख रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला निफ्टी पहली बार 9,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। वहीं सेंसेक्स 2 साल के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी आज 9122.75 के स्तर तक पहुंच गया। ये अब तक का रिकॉर्ड है। सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1.75% तक मजबूत होकर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 496 अंक की मजबूती के साथ 29,443 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 152.5 अंक की तेजी के साथ 9,087 के स्तर पर बंद हुआ। फार्मा, बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी के साथ ही आईटी, रियल्टी, पावर और ऑयल एंड गैस शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। श्रीलंका ने आज 77 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। बदले में भारत ने 12 श्रीलंकाई मछुआरों को रिहा किया। दोनों देशों ने बीते दिनों में ये फैसला किया था। दरअसल पिछले दिनों एक भारतीय मछुआरे की हत्या हुई थी। इसका आरोप श्रीलंका की नौसेना पर लगा था। श्रीलंकाई नौसेना ने सभी भारतीय मछुआरों को तमिलनाडु को सुपुर्द किया। वहीं चेन्नई से रिहा मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना के सुपुर्द किया गया। भारतीय मछुआरों को फरवरी और मार्च में गिरफ्तार किया गया था। ब्रिटेन की संसद ने देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है। बिल को मंजूरी मिलने के साथ ही प्रधानमंत्री थेरेसा मे के लिए ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग करने का रास्ता साफ हो गया। सांसदों ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरफ से पेश किए गए 2 संशोधन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। इनमें यूरोपीय संघ के नागरिकों को ब्रिटेन में अधिकार देने और यूरोपीय संघ के किसी भी सौदे से पहले संसद की मंजूरी लेने का प्रस्ताव है। संसद की मंजूरी के बाद बिल को रानी एलिजाबेथ के पास भेजा जाएगा। रानी एलिजाबेथ की मंजूरी मिलते ही ये बिल कानून बन जाएगा। ब्रिटेन की सरकार को 31 मार्च से ब्रेक्सिट की प्रक्रिया शुरू करनी है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।